दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली को रेशमी नगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही नहीं कहा। और 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन जब दिल्ली रोशनी से नहाई हुई थी, उस दिन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर कोलकाता के एक घर में, वह भी अंधेरे कमरे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यूं ही नहीं बैठे थे। और तो और 26 जनवरी 1950 जब पार्लियामेंट दुल्हन की तरह सजी हुई थी, इसी दुल्हन की सजी पार्लियामेंट को लेकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत हिंद स्वराज में 1909 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संसद की तुलना वेश्या से यूं ही नहीं की थी। यह इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिनको आप जब चाहे तब पलट सकते हैं, लेकिन क्या ये पन्नों में लिखे हुए शब्द मौजूदा वक्त में एक गोल्डन यानी स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित नजर आते हैं क्या? यह एक सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में जब आप 70-75 बरस के इतिहास को टटोलते हुए आइएगा, तो मौजूदा वक्त में हो सकता है आपके सामने राजनीतिक सत्ता की ताकत एक नए एहसास के साथ खड़ी हो। इस राजनीतिक सत्ता के सामने संसद मायने नहीं रखती है, संवैधानिक संस्थान मायने नहीं रखते हैं। इस देश के भीतर में बनती नीतियां और उन नीतियों पर लगती कानूनी मोहर, उसको भी राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल संसद से लेकर सड़क तक कैसे कर लेते हैं, यह हुनर शायद उस दौर में किसी को नहीं आया होगा जब देश को आजादी मिली होगी। लेकिन मौजूदा सच क्या है? मौजूदा सच है कि पार्लियामेंट को लेकर क्या कोई आस इस देश के नागरिकों के भीतर बची हुई है? यह सवाल है। क्या इस देश के संवैधानिक संस्थान वो काम कर पा रहे हैं जो स्वायत्त होने पर उनके पास जो अधिकार हैं उसका उपयोग क्या वो कर पाते हैं, या करना चाहिए, या कर क्यों नहीं पा रहे हैं? यह भी एक सवाल है। इस देश में संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट ही क्या वाकई सत्तानुकूल परिस्थितियों से हटकर संविधानुकूल परिस्थिति के साथ व्याख्या तमाम उन एस्पेक्ट्स का करती है जो मामले उसके सामने आते हैं? यह भी एक सवाल है। तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर में पहली बार एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें हर किसी को इंतजार आंदोलन का था, और आंदोलन जब सड़क से उठेंगे, वह भी इस देश में किसानों के आंदोलन जब सड़क से उठेंगे, तो जाहिर है पहली बार वह राजनीतिक व्यवस्था जो अपनी परंपराओं को बीते 70 बरस से लगातार पुख्ता करती आ रही थी और अपनी ताकत को बढ़ाती चली आ रही थी, पहली बार आंदोलन ने उस राजनीतिक व्यवस्था, उसकी विचारधारा और सोच पर हमला किया था। क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग समुदाय हो, अलग अलग प्रांत हो, हर की मुश्किलें पहली बार आंदोलन की तरफ एक आस और उम्मीद के साथ देख रही थी। जो खतरा है उस राजनीतिक सत्ता व्यवस्था के लिए जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता है, जिसमें पार्लियामेंट की महत्ता लोगों के सिर गिनने के साथ हो जाती है, जिसमें संवैधानिक संस्थानों की जरूरतें उस संवैधानिक संस्थान पर जो सबसे शीर्ष पर व्यक्ति की नियुक्ति होती है, वह भी राजनीतिक सत्ता की कलम के जरिए होने लगे, तो फिर स्थितियां कैसी विकट होंगी? शायद यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और किसानों का यह आंदोलन मौजूदा वक्त में क्या वाकई राजनीतिक व्यवस्था की चूलें हिलाने लगा है? क्या वाकई राजनीतिक व्यवस्था जिस सोच के साथ चलती है उसमें बदलाव की परिस्थितियों को वो विकसित कर देगा क्या? शायद इसी का एक पहला असर है कि जब कल से पार्लियामेंट शुरू होगी तो उस पार्लियामेंट में अभिभाषण राष्ट्रपति का होगा। उससे पहले 16 राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया हम बायकॉट करेंगे। लेकिन सवाल है बायकॉट होगा, लेकिन उससे होगा क्या? सवाल है पार्लियामेंट चलती रहेगी और कहा जाएगा इससे पहले भी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट कई मौकों पर हुआ है, तो इस मौके पर हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? इसी पार्लियामेंट के भीतर जब कल शुरुआत होगी तो लोगों को राज्यसभा में याद आएगा 20 सितंबर 2020 जब 3 कृषि कानूनों पर ध्वनि मत से मुहर लगा दी गई और 21 और 23 तारीख को फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। वही पार्लियामेंट अब उसके बाद पहली बार कल शुरू होने वाली है। तो क्या यह माना जाए कि एक ऐसा किसान आंदोलन जो राजनीतिक व्यवस्था को ही नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस पर नकेल कसने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ 26 जनवरी का नजारा था वह सब कुछ हुआ? यह भी एक सवाल है। इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि अब उस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होती है।
दिल्ली में लगभग 84,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। उसमें से यह अलग मसला है कि 20,000 पुलिसकर्मी तकरीबन वीवीआईपी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और उससे हटकर लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए अगर 60,000 पुलिसकर्मी भी हैं तो इससे ज्यादा तैनाती देश के किसी हिस्से में कहीं पर भी नहीं है। और इस देश के भीतर में सबसे सुरक्षित जगह या जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती 24 घंटे हर दिन रहती है, वो जगह और कोई नहीं है। पार्लियामेंट के बाद अगर कोई दूसरी जगह है तो वह लाल किला है। यानी इन दोनों जगहों पर दिल्ली की सड़कों पर अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो इतनी बड़ी तादाद में, और वो ना सिर्फ आधुनिक उपकरणों से लैस है बल्कि वह इस रूप में शिक्षित है, उसको इस रूप में स्पेसिफाइड तरीके से डेवलप किया गया है कि उसको किस किस परिस्थिति में कैसी कैसी स्थितियों का सामना करना है। लेकिन बावजूद इसके 26 जनवरी का जो नजारा था दिल्ली की सड़कों पर, वो लग रहा था जैसे किसी देश के दूरस्थ इलाके में किसी जिले में कुछ हंगामा हो गया और पुलिस से संभले नहीं संभल पा रहा है। और जिस तरीके से लाल किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, सन 2000 में पहली बार लश्कर तौयबा के 6 लोगों ने वहां पर अटैक किया था लाहौरी गेट के पास ही। वो पूरा का पूरा हिस्सा, वहां पर 2 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हो गई थी, एक नागरिक भी मारा गया था, लेकिन उन्हें भी मार गिराया गया था 2 लोगों को। और उस दौर की रिपोर्टिंग भी हमें याद है, हम भी गए थे वहां पर कवर करने के लिए, और उसके बाद देखा था किस तरीके से लाल किले की सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त किए गए। यह अलग मसला है कि वो पहले पूरी तरीके से सेना के हवाले रहता था, लेकिन वाजपेयी सरकार के दौर में 2003 में उसको सेना को वहां से हटाया गया, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। और यह सुरक्षा बंदोबस्त की परिस्थिति 26 जनवरी 1950 को भी मौजूदगी थी। और दिल्ली में मौजूदगी, पुलिस वालों की मौजूदगी, जिस लिहाज से अगर हर पुलिसकर्मी सड़क पर आ जाए तो सिवाय आपको खाकी के यहां कुछ दिखाई नहीं देगा। इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में पुलिसकर्मी, थाने, चौकी, सब कुछ है। अलग अलग तरीके से इक्विपमेंट्स का मतलब यह है हथियार ही नहीं, बल्कि चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ियां हो, हर चीज की मौजूदगी अपने तरीके से है। फिर भी जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने है, और ऐसी हिंसा को कोई भी किसी भी रूप में समर्थन नहीं दे सकता है, यह असंभव है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, यह देश किसका है? नागरिकों का है। इस देश के भीतर में नागरिक अगर सामूहिक तौर पर एक साथ एक सोच के साथ रह रहे हैं तभी वह देश है, और उस एक सोच के साथ ही संविधान का निर्माण होता है। देश के गृह मंत्री उन 30 पुलिसकर्मियों, उन 300 पुलिसकर्मियों के कुशल क्षेम पूछने गए, उनसे जानकारी हासिल करने गए। आपकी तबीयत ठीक है? आपका मनोबल गिरा तो नहीं है? अच्छी बात है, कोई इनकार नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही दिल्ली पुलिस आता है, तो वो उसके लिहाज से, एक लिहाज से अभिभावक के तौर पर गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आंदोलन के वक्त में सैकड़ों किसानों की जो शहादत हुई, उसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। बीते 2 महीनों से जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ चलते चला जा रहा है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं, जितनी बड़ी तादाद में 2 जून की रोटी मुहैया करने की मशक्कत और तेजी से बढ़ी है, और जितनी बड़ी तेजी से असमानता भारतीय समाज में बढ़ी है, यह सब कुछ इसी दौर की देन है। इसीलिए आज सवाल उससे बड़ा है। आज सवाल इस बात को लेकर है, क्या एक ऐसा आंदोलन जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की चूलें हिला सकता है, उस आंदोलन को खत्म किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जानकारी बहुत साफ तौर पर है कि चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनात है। गाजीपुर में पानी की सप्लाई काट दी गई है, बिजली की सप्लाई काटी जा चुकी है। अगर ये दोनों चीज कटेगी तो वहां लंगर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, या फिर आप पानी भर भर के लेकर आएंगे कहीं से। सबके नाम नोटिस जारी हो गया है। नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि एक तरफ इस देश में एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस वक्त कल देश के कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, उसी वक्त
लगातार दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए नोटिस जारी कर रही थी उन्हीं नेताओं के नाम जिन नेताओं को बातचीत के लिए बार बार सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ा। एक दो बार नहीं, 11 बार गए वो लोग। सबके खिलाफ नोटिस है। दूसरी परिस्थिति क्या है, वो नोटिस जिन्होंने नहीं लिया उनके टेंट पर चस्पा कर दिया गया। तीसरी स्थिति क्या है, दर्ज है कि आपको अपना पासपोर्ट भी जब्त कराना है, जैसे ये लोग देश छोड़कर भागने वाले हैं। यह भी मैसेज उसके साथ है, क्योंकि पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटॉर्नी जनरल इस जिक्र को कर चुके हैं कि दरअसल इसमें खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोग सक्रिय हैं, यानी यह आंदोलन खालिस्तान की हिमायती वालों का आंदोलन है। यह मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर तक दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा गया खालिस्तान समर्थित आंदोलनकारी इसमें जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ उसी दौर में देश के कृषि मंत्री इसी आंदोलन के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। इधर नोटिस भेजा जा रहा है, उधर दरवाजे भी खुले हुए। इस अंतर्विरोध की परिस्थितियों को इसलिए समझने की अब जरूरत आन पड़ी है क्योंकि ऐसे आंदोलनों की जमीन एक ठहराव के साथ होती है, और ऐसे आंदोलनों को खदेड़ना, भगाना, पुलिस से जोर जबरदस्ती करा के स्थितियों को उखाड़ फेंकना, हमें लगता है ये सारे स्थितियां इस देश के भीतर में बीते 70 बरस में कई आंदोलनों में देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ है। याद कीजिए जन लोकपाल का जो आंदोलन था, या बाबा रामदेव जी बैठे थे रामलीला मैदान में, किस तरीके से अंधेरे में वहां पर के किस स्थिति में उनको उठाने के लिए क्या कुछ किया गया, उन्हें भागना पड़ा। यह भी एक स्थिति है। किस परिस्थिति में भागे वो एक अलग किस्सा है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी वहां से उठाया था। कांग्रेस सरकार के हाथ पांव फूल रहे थे जब जन लोकपाल को लेकर आंदोलन चल रहा था। उस दौर में भी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा और उस पर मुहर लगानी पड़ी कानून की। लेकिन आंदोलन खत्म हो गए। तिरंगा तब भी लहरा रहा था, तिरंगा अब भी लहराता है। लेकिन जब कानून बना दिया गया कि अब जन लोकपाल होगा, लेकिन क्या वाकई जन लोकपाल या लोकपाल की मौजूदगी मौजूदा वक्त में कितनी जगहों पर है? 50% भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। और क्या वाकई जिस बात का जोर था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग होते हैं, वह अगर करप्ट होंगे तो उस पर निगरानी किया जाएगा। सरकार ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सरकार ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा अब हम लोग कानून बनाते हैं, और उसके लिए फटाफट काम किया गया और तेजी से चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। उसके बाद दिल्ली में राजनीतिक सत्ता बदली, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में राजनीतिक सत्ता बदली, देश की सत्ता बदली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं उस दौर की परिस्थितियों को याद कीजिए। घपले थे, घोटाले थे, करप्शन था, अहंकार था, सब कुछ था उस कांग्रेस की सत्ता में। क्या कुछ नहीं था? और लगता था इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन यह देश की कौन सी संसदीय व्यवस्था है जिसमें झटके में 2014 में लगने वाली राजनीतिक सत्ता ही अब बेहतर लगने लगे आपको? यह कौन सी स्थिति है? इसका मतलब है हम लोग एक स्लाइड कर रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने जिक्र भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आखिरी भाषण दे रहे थे उस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि इस कागज से कुछ नहीं होगा, इस पे कैसे इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं, इसके लिए राजनीतिक सत्ताओं पर एक दबाव होना चाहिए। क्या वो दबाव है? उल्टा हो गई परिस्थिति, उल्टी परिस्थितियों में चीजें, और धीरे धीरे डायलूट ऐसी परिस्थिति आती चली गई। कई बार देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने भाषण में जिक्र किया। 2013-14 में वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि देश की स्थिति तो ऐसी बना दी कांग्रेस ने, लोग कहते हैं अंग्रेजों की सत्ता ही बेहतर थी। कहां इनकार है, उस समय तालियां बजती थी, और उस समय कहा जाता था वाकई। इतना ही नहीं, यह भी कहते थे कि देश की जो स्थिति है उसमें तो लगता है इस देश को एक हिटलर चाहिए। यह भी भाषण के हिस्से हैं। 2013-14 में अगर टटोल के देखिएगा, वो रेफरेंस में था। लोगों के भीतर एक गुस्सा था कांग्रेस की सत्ता को लेकर, लेकिन वह सत्ता धीरे धीरे मौजूदा वक्त में जब आई तो आंदोलन को लेकर आस पार्लियामेंट्रीज को भी होने लगी जो विपक्ष में बैठे थे। लेकिन इन पार्लियामेंट्रीज के भीतर इतनी नैतिक ताकत कभी नहीं रही कि वह उस पार्लियामेंट में अगर चुने गए, जनता ने अगर उन्हें भेजा है, तो वह अपने विरोध को ऐसी शक्ल में ढाल सके जहां पर संसद के भीतर बनते कानूनों में उनकी भागीदारी सक्रिय तौर पर नजर आए। शाम के वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 8 सांसद बैठे थे। उससे क्या हुआ? रात भर बैठे थे, क्या हुआ उससे? 3 कानून तो पास हो गए थे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। राज्यसभा में स्पीकर, उस समय डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी थी, उन्होंने जिस तरीके से ध्वनि मत से पास करा दिया, वोटिंग नहीं कराया, उसका विरोध करते हुए बैठे थे। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ यह कि इस देश की संसदीय व्यवस्था और संसद के भीतर जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम को लेकर जनता के साथ उसके सरोकार खत्म हो गए।
इसीलिए किसानों के इस आंदोलन में राजनेताओं, नेताओं, सांसदों की आने की मनाहट रही। लेकिन राजनीतिक सत्ता को जब यह लगने लगेगा कि एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे इस देश के भीतर में बन रही है और इस देश को ढाल रही है, जहां पर आने वाले वक्त में इस देश की राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में होगी यह वाकई जनता तय करेगी, तो फिर राजनीतिक सत्ताओं में एक उनका अपना चरित्र जो होता है वह एक साथ आकर खड़ा हो जाता है। पहला चरित्र होता है जिसके पास राजनीतिक सत्ता है, वो कतई नहीं चाहेगा कि राजनीतिक सत्ता उससे छिन जाए और वो राजनीतिक सत्ता बरकरार रखने के लिए जो भी परिस्थिति होगी उसको वो ढोएगा। लेकिन मान लीजिए अगर जैसा लोकपाल के वक्त में कांग्रेस की जो परिस्थिति थी और उस समय तमाम राजनीतिक दलों की जो परिस्थिति थी, उनके पास इतने सर नहीं थे, वो गठबंधन की सरकार थी, वह यूपीए की सरकार थी, इसीलिए तमाम दलों के भीतर के अंतर्विरोध निकलकर सामने आते थे और पार्लियामेंट के भीतर भी सवाल उठता था। कहीं ना कहीं कोई कहीं से शरद यादव बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, हमें इस दिशा में देखना चाहिए, कहीं पे शरद पवार बोल देते थे, कोई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन इस दौर में सुनाई नहीं देगी। यह दौर बहुमत का है, यह दौर मोनोपोली का है, यह दौर ताकत का है। और इस ताकत, मोनोपोली या इस बहुमत की परिस्थितियों को संसद के भीतर कैसे जिया जाए, इसको परिभाषित करने की स्थिति और ताकत उन्हीं के हाथ में आ गई है। तो सवाल यह है कि 26 जनवरी की व्याख्या कौन कैसे करेगा, वो कर ले। लेकिन 26 जनवरी की व्याख्या आपको न्यूज चैनलों पर, अखबारों में, अलग अलग माध्यमों से, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस देश में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, सब जगहों से एक ही व्याख्या निकल कर आएगी कि दरअसल यह पूरे तरीके से इस देश से विद्रोह की स्थिति थी, यह एक राजद्रोह की परिस्थितियां थी। और नोटिस के शब्द कुछ उसी दिशा में लिखे गए हैं, इंकित किए गए हैं। सवाल यह है कि इन सब के बीच अब पार्लियामेंट्रीज क्या करेंगे। जब कल से पार्लियामेंट होगी, जनता का संघर्ष, किसानों का संघर्ष सड़क पर देखा गया, उस संघर्ष से एक उम्मीद आस पाले हुए पार्लियामेंट्रीज के लिए कल से संसद शुरू होगी। अभिभाषण के बायकॉट और फिर बजट की परिस्थितियों को जीने के अलावे भी कुछ संसदीय मर्यादा और काम उसके होते हैं क्या? ये सारी चीजें तो गवर्नेंस की हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के साथ होता है। उसमें उपलब्धियां बतलाई जाती हैं और उपलब्धियों के भीतर 2 दिन पहले पूर्व संध्या पर, जब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण हो रहा था राष्ट्र के नाम संदेश में, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था ये 3 कानून कृषि सुधार की दृष्टि से हैं। तत्काल में आप भटकेंगे लेकिन बाद में आप समझ जाएंगे ये सारी चीजें बेहतरीन हैं। इसका मतलब है अभिभाषण भी उसी तर्ज पर होगा। इसका मतलब है सरकार ये मानकर चल रही है कि दरअसल जिस कानून को वह लेकर आई है उस कानून से उसकी राजनीतिक जीत तय है। और राजनीतिक जीत तय होने के लिए क्या वाकई एक वोटिंग प्रणाली है या एक पूंजी का बड़ा हिस्सा है? जिस तरीके से बार बार किसान कह रहे हैं कॉरपोरेट के हाथ में आप खेती देना चाहते हैं, पैसे वालों के हाथ में खेती देना चाहते हैं, इसका दूसरा सच क्या है? क्या वाकई पैसे के आधार पर इस देश में चुनाव जीते जाते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं संभव है। अगर नहीं संभव है तो इस देश के पार्लियामेंट्रीज लगभग 92% करोड़पति कैसे होते हैं? और वह पार्लियामेंट्रीज में भी जब आप हिस्सा बांटना शुरू कीजिएगा, 21वीं सदी में कीजिए ना, 2004 को आप पहला आधार लीजिए, 2004 का चुनाव, उसके बाद 2009 का चुनाव, फिर 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव। इन 4 चुनावों के अक्स तले आपको मौका मिले तो आप आईडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट पूरी की पूरी है। उसमें जो डाटा कलेक्शन है, उस डाटा को जब आप देखिएगा तो आप समझिएगा कि 2014 में जो लगभग 40% सांसद ऐसे थे जिनकी अपनी पूरी संपत्ति लाख में थी, वह अगले 5 साल में करोड़पति में कैसे तब्दील हो गए। जो करोड़पति थे उनकी करोड़ों की तादाद और बिलियनियर में कैसे तब्दील होती चली जा रही थी। ये कौन सा जादू है? ये जादू नहीं है, ये सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेमोक्रेसी कन्वर्ट अगर हो जाएगी या डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना एक मोनेटाइज करेगा, यानी प्रॉफिट के हिस्से में लेकर आएगा, और फिर कोई भी आंदोलन अगर उस प्रॉफिट में सेंध लगाने के लिए बढ़ेगा तो फिर तमाम हुनर हमें आते हैं। हमारे पास सारे औजार हैं, डराने के भी हैं, बहकाने के भी हैं, बांटने के भी हैं और चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के भी हैं। उसका सामना आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेट से लड़ने की ताकत आंदोलनों में नहीं होती है। स्टेट से लड़ने की ताकत देश के भीतर नागरिकों की होती है। शायद इसीलिए किसान आंदोलन
जब चल रहा था तब कई सवाल थे। किसान आंदोलन में इस देश के तमाम किसानों को कैसे समाहित किया जाए, किसान आंदोलन में इस देश के तमाम मुद्दे क्या धीरे धीरे समाहित होंगे, किसान आंदोलन के साथ इस देश के भीतर जो मुश्किल परिस्थितियां वो क्या डेवलप होंगी, और उसमें जो भूमिका होती है वो किसी भी दूसरे राज्य में जहां पर दिल्ली की सत्ता से इतर पार्टियां हैं उनकी क्या भागीदारी थी। कांग्रेस के पास 4 राज्य हैं, पंजाब है, कांग्रेस के पास राजस्थान है, कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ है, वहां उसने क्या किया। महाराष्ट्र में सहयोगी है, झारखंड में सहयोगी है, वहां कांग्रेस की भूमिका क्या रही। एनसीपी जो शरद पवार हैं उनके नेता का भाषण जो आजाद मैदान में था, किसानों के हक में था, लेकिन इस दौर में उन्होंने किसान की एकजुटता के लिए सार्वजनिक तौर पर कोई पहल नहीं की कि किसान महाराष्ट्र से निकलकर कैसे किस रूप में पहुंच जाए। जबकि जिस वक्त एनसीपी बन रही थी और उसकी बैठक पहली जलगांव में हो रही थी, कैसे उस वक्त कांग्रेस को तोड़ा गया था और जिन जिन नेताओं को तोड़ा गया था उनके हाथ में कौन सा ब्रीफकेस दिया हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक ब्रीफकेस और एक गाड़ी, एक जीप, यह भेंट की गई थी उस पीरियड में। उस पीरियड को भी हमें देखा हुआ है, उस दौर में भी हमने रिपोर्टिंग की हुई है। उस समय नागपुर में रिपोर्टिंग करते थे तो महाराष्ट्र का हिस्सा था, जलगांव गए थे, वहां देखी थी परिस्थिति। ये सारी परिस्थितियां आंखों के सामने हैं। यानी राजनीति अपनी सत्ता बचाने का प्रयास करेगी। इससे पहले भी होता रहा है और इस बार भी होगा। इस बार धीरे धीरे हमने कहा ना, जब ढलाव है और जब आप नीचे आते चले जाते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के, संवैधानिक परिस्थितियों के, तो स्थिति कहीं ना कहीं मोनोपोली और डिक्टेटरशिप वाली हो जाती है। यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश को समझने की जरूरत है। कोई बाहर से आके नहीं समझाएगा। किसान आंदोलन में जुटे हुए जो किसान हैं, अब उनको एक अस्थायित्व चाहिए, क्योंकि उनको दरअसल उस पूरे प्रचार तंत्र से भी लड़ना है जो प्रचार तंत्र उनको खारिज कर चुका है। और जब दिल्ली की सीमा पर मौजूद किसान संगठनों के विरोध में जब जनता नारे लगाने लगे, तो वह भी तिरंगा लेकर नारे लगाने लगे और कुछ देर बाद पुलिस आए फिर वो चली जाए, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं कि अब परिस्थिति वैसी आ रही है जहां पर एक टकराव की सामाजिक परिस्थिति इस देश के भीतर भी पैदा होगी। यानी राजनीतिक तौर पर बांटो, सामाजिक तौर पर बांटो, आर्थिक तौर पर बांटो, उसके बाद आप अगर बंटते चले जाते हैं तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद आप सिवाय इसके कि आप उस भीड़ में अकेले हिस्सा होते हैं, ये एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनती चली जाती है। हम जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ चीज़ों का और फैक्टफुली जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में जो हालत हो गई है, हमें एक चीज़ और लगती है कि इस देश में देश सबसे ज़्यादा युवा है। इन सीमाओं पर जाकर देखते अगर 26 जनवरी के दिन या 25 जनवरी के दिन या 24 जनवरी के दिन या उससे पहले देखते, बड़ी तादाद में युवाओं की मौजूदगी थी। युवाओं के पास कोई काम नहीं है, उनकी ऊर्जा का कोई महत्व नहीं है, उनको कहाँ किस रूप में डेवलप करना, ये देश के पास कोई विजन ही नहीं है। तो फिर क्या इसका मतलब होगा उनको कहीं भी भटकाया जा सकता है क्या? या बड़े बुजुर्गों का जो एक लंबा अनुभव रहता है, वह अनुभव क्या वाकई युवाओं को उनकी पटरी पर लाकर खड़ा कर सकता है, या वो एक हड़बड़ी में होते हैं? जाहिर है पीढ़ियों का अंतर है, समझ का अंतर है, उसके भीतर का खून और बुजुर्गों के भीतर के खून में एक ठहराव होता है। लेकिन सवाल पहली बार इस देश के भीतर की उन परिस्थितियों का है जिसमें हमारा राजनीतिक सिस्टम जो है वह इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर, इस देश के भीतर में आपसी सरोकार, उसको भी कहीं ना कहीं मोनेटाइज कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब बहुत साफ है कि अलग अलग राज्यों की जो मांग रहती है कि टैक्स का पैसा तक हमें दे दीजिए, वह भी नहीं दिया जाता है। सीबीआई जांच होती है तो उन्होंने, कई राज्यों ने सीबीआई को अपने यहां आने से मना कर दिया। यह स्ट्रक्चर के टूटने की शुरुआत होती है और विरोध होता है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष करता हुआ राजनीति नजर आए, या फिर बीजेपी जो राजनीतिक सत्ता दिल्ली में उसके शासित राज्य हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के शासित राज्य हो, हर कोई चाहता है कि सत्ता उसके पास बरकरार रहे, उसके बाद वो कोई काम करेगा। सत्ता कोई खोना नहीं चाहता है। और यह आंदोलन, किसान आंदोलन, सत्ता ना खोने और पाने की इसी परिभाषा को धीरे धीरे बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। यह समझना होगा और यह इस देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे हम लोग दरअसल करप्शन की हिस्सेदारी में आ गए हैं। हम लोग धीरे धीरे उस क्रिमिनल पॉलिटिक्स के हिस्सेदारी में आ गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर भी हर तीसरा पार्लियामेंट्री जो है
तीसरा क्या, दागी उम्मीदवारों की, दागी सांसदों की संख्या देखेंगे तो वह 212 हो गई है। 543 में से 212 अगर दागी हैं और 543 में से अगर 490 करोड़पति हैं तो कौन से सरोकार उनके जनता के साथ होंगे, और यही स्थिति देश की तमाम विधानसभाओं में होंगी। तो सवाल ये था कि इसमें सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, इसमें सवाल बीजेपी की सत्ता का नहीं है। सवाल है कि पहली बार उस व्यवस्था को कैसे चेंज किया जाए मेंटल लेवल पर। कम से कम आंदोलन उस दिशा में धीरे धीरे अपने पांव जमा रहा था। अब उसमें 26 जनवरी के बाद दरारें आनी शुरू हुई। मान लीजिए 2 संगठनों ने कहा हम जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए नहीं होंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाया गया। वीएम सिंह हैं जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता हैं, और दूसरे ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं जो भारतीय किसान यूनियन के जो भानु गुट है उसके हैं। यानी यूनिटी कैसे बरकरार रहे इसकी समझ आंदोलन को आनी चाहिए। युवाओं को कैसे साथ लेकर चलना है, भटके नहीं, अनुशासन में रहें, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो, यह भी आंदोलन को समझ होनी चाहिए। सरकार पर दबाव के कौन से तरीके होने चाहिए और दबाव लगातार इस रूप में बनाया जाए कि वह दबाव धीरे धीरे देश की नैतिक दबाव के साथ जुड़ता चला जाए, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और आंदोलन का विस्तार कैसे हो, लगातार अलग अलग मुद्दों के आश्रय इसमें विस्तार कैसे होते चला जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तो धारा 307 भी है, हत्या की कोशिश का आरोप भी है, 353 भी है, सरकारी कार्य में बाधा का जिक्र भी है इसमें। ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बता रही है कि टकराव चरम पर नहीं है, यह टकराव अपने अस्तित्व को लेकर बढ़ चला है। और 26 जनवरी ने उस अस्तित्व को पलटने की कोशिश की है। वो भूल इधर से हुई, ये भूल उधर से हुई, ये स्ट्रेटजी उसकी थी, ये हुनर उसका था, इसमें फंसने से कुछ नहीं होगा। आंदोलन की जमीन को पुख्ता इस देश की जरूरत के साथ कैसे कोई जोड़ सकता है, यह समझ विकसित करनी होगी। अन्यथा बहुत छोटी चीज होती है किसी भी राज्य सत्ता के लिए या फिर पॉलिटिकल पावर के लिए, चंद सेकंड में आपको धराशायी कर दें। क्योंकि देश के गृह मंत्री घायल पुलिसकर्मियों से कुशल क्षेम पूछते हैं, लेकिन आंदोलन में शामिल हुए 100 लोगों से ज़्यादा जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार से एक संवाद कोई नहीं बनाता है। इस त्रासदी में यह देश आकर खड़ा है। सत्ता अनुकूल परिस्थितियों को समझने की जरूरत भी है और आंदोलन को कैसे जमीन पर मजबूत किया जाए यह जानने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे जुड़ेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, सुना जाए राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।